एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पहले यूनिट का दूसरा भाग, कौटिल्य, धर्म और दंड। इसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे, जैसे कि इस पे हम डिस्कस करेंगे कौटिल्य का राजमंडल का सिद्धांत, अंतरराज्यीय संबंध का सिद्धांत, ठीक है। और इसमें है कौटिल्य की दंड नीति का सिद्धांत क्या है, गुप्तचर व्यवस्था कैसे कौटिल्य ने वर्णन क्या बताइए, कौटिल्य के गुप्तचर व्यवस्था को बताइए, कौटिल्य और मैकियावेली की तुलना बताइए, समानता और असमानता क्या रही है उसकी तुलना कंपैरिजन करके हमें देखना है इसमें, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको समझाता रहता है हर वीडियो में। पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कौटिल्य का राजमंडल का सिद्धांत और अंतर्राज्यीय संबंध कैसे रहते हैं उसके बारे में, ठीक है। राज्य के प्रशासन में सुरक्षा और विदेश संबंधों में संचालन का विशेष महत्व है, यानी राज्य की सुरक्षा और जो विदेश संचालन है उसमें महत्वपूर्ण रहती है, विशेषता रहती है। किस राज्य के साथ मित्रता रखनी चाहिए और किसके साथ दुश्मनी रहनी चाहिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की भी समय में। कौन हमारा दोस्त बनना चाहिए, कौन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी समस्या को कौटिल्य के समाधान निकाला, जिसे मंडल सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसको मंडल सिद्धांत कहते हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान इसमें खोजा जा सकता है। वैसे ही सिद्धांत के आरंभिक संकेत मनुस्मृति में मिलते हैं, परंतु कौटिल्य ने इसका विस्तृत विवेचना की, मतलब विस्तार से बताया है, इसलिए इसे कौटिल्य का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। कौटिल्य के सिद्धांत के अनुसार अंतरराज्य संबंध का महत्वपूर्ण था, क्योंकि किसी राज्य का अस्तित्व एक भी नहीं होता, यानी सच बात है। कौटिल्य कहते हैं कि कोई राज्य एक दिन में ही नहीं बनता, उसका अस्तित्व एक दिन में ही नहीं रहता, उसको धीरे धीरे पनपना होता है, बढ़ना होता है। वास्तव में मानते थे कि प्रत्येक राज्य निरंतर दूसरी भूमि पर शक्ति स्थापित करने की खोज में रहता है। यानी जो कौटिल्य कहते हैं कि एक शक्तिशाली राज्य हमेशा दूसरे निर्बल राष्ट्र पे अपना प्रभुत्व जमाने के लिए तत्पर रहता है, कि ये ताक में बैठा रहता है कि कब ये अब मतलब कोई कमी निकले, सेना कमजोर और मैं उस पर अपना धावा बोल के कब्जा कर लूँ, अपने क्षेत्र को विस्तार करूँ, ठीक है। उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सिद्धांत एक सूत्र वाक्य पर आधारित है, ठीक है। एक मित्र के मित्र का मित्र होना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सिद्धांत एक सूत्र वाक्य पर आधारित है। कहने का मतलब है एक मित्र के मित्र का मित्र होना और एक शत्रु के मित्र का शत्रु होना संभव है। कहने का मतलब है अगर मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, अगर उसका मेरे दोस्त का भी कोई दोस्त होगा, उसका भी कोई दोस्त होगा, तो वो सभी मुझे दोस्त ही मानेंगे, क्योंकि मैं इसका दोस्त हूँ, ठीक है। मान लो मैं राहुल का दोस्त हूँ, राहुल का भी कोई रोहित होगा, रोहित का भी कोई और दोस्त होगा, तो रोहित और उसका कोई और दोस्त होगा, उसका भी तो मैं दोस्त हुआ। ऐसे संभव है कि दोस्त का दोस्त दोस्त ही होगा, लेकिन एक शत्रु के मित्र का होना संभव। मान लो अब मेरा राहुल शत्रु है, तो उसका दोस्त होंगे वो भी तो मेरे शत्रु ही होंगे, बोलेंगे कि तूने राहुल के साथ गलत किया है, भाई के साथ गलत किया है तूने, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मेरा दुश्मन है। तो शत्रु के मित्र का शत्रु होना संभव होता है, ठीक। राजमंडल अथवा मंडल सिद्धांत के नाम से प्रचलित है और सिद्धांत पर केंद्र विस्तृत समुचित कल्पना करता है। कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन भारत में छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक विशाल, सुदृढ़ और शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करना था। उन्हें कुशल शासक की संकल्पना विजुगिषु के रूप में की गई, यानी जो कुशल शासक है यानी जो राजा है, उसकी संकल्पना विजिगिषु के रूप में की गई। विजिगिषु ऐसे नृत्यपति हैं जो विजय की कामना करेगा। राजा मतलब जो शासक है वो विजय की कामना करता है, वह देश के अनेक राज्यों का अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, राज्य का विस्तार करने के लिए, असाधारण शक्ति प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए चाहत रखता है, ठीक है ना, विजुगिषु। कौटिल्य के अनुसार युद्ध में लिप्त होना राज्य के लिए स्वाभाविक था और अनिवार्य भी। विजुगिषु को न केवल शूरवीर और युद्ध में निपुण होना चाहिए, बल्कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उसे मित्र और शत्रु की सही पहचान और उसके उपयुक्त गठबंधन या प्रबंध की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है। कौटिल्य के अनुसार कौटिल्य क्या कहते हैं, विजुगिषु राज्य की सीमावर्ती राज्य उसका स्वाभाविक शत्रु होगा, यानी विजुगिषु जो राज्य का सीमावर्ती राज्य का स्वाभाविक शत्रु होगा, यानी जो मान लो मैं इंडिया हूँ और चाइना है जो, वो मेरा शत्रु है होगा, सीमावर्ती जो सीमा लग रही होगी वो मेरा शत्रु होगा, ठीक है।
इसी तर्क के अनुसार शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य उसे राज्य का शत्रु होगा। मतलब कहने का मतलब जो शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य उसे राज्य का भी शत्रु होगा। सीमावर्ती राज्य मान लो नेपाल हो गया, बीच में और कोई होगा तो वो मेरा शत्रु ही होगा, ठीक है। शत्रु का शत्रु उसका मित्र होता है। यानी मान लो आज मेरी पाकिस्तान से बिगड़ी हुई है और कल को मेरी चाइना से बिगड़ जा रही है बात, तो क्या होगा जब चाइना को पता चलेगी कि तो पाकिस्तान से भी इंडिया की बिगड़ गई है, तो वो क्या करेगा, पाकिस्तान से हाथ मिला लेगा और चाइना पाकिस्तान से हाथ मिलाएगा और इंडिया की वाट लगाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है बम फोड़ेगा आर्थिक व्यवस्था में और से जो हनन करेगा, ठीक है, बहुत सी दुराचार प्रयोग करेगा, ठीक। वही कहा गया है कि शत्रु का शत्रु उसका मित्र हो जाएगा, यानी चाइना और वो तो मित्र, मैं तो दुश्मन हो गया। जो राज्य विजु गिशु और उसके शत्रु दोनों की सीमाओं से लगा हो उसमें से किसी का भी शत्रु या मित्र हो सकता है, उसे मध्यता कहना है। कहने का मतलब है आप नेपाल का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लो नेपाल इंडिया मतलब चाइना और हिंदुस्तान में भाई मनमुटाव है, ठीक है, तनाव है, दुश्मनी है, ठीक। अब नेपाल जो है वो इंडिया के भी सीमा से लग रहा है और नेपाल की भी सीमा से लग रहा है, नेपाल की सीमा से लग रहा है। अब इंडिया और नेपाल की सीमा से जब दोनों ही लग रहे हैं तो वो क्या होगा, वो तो या तो मतलब प्रॉफिट देखेगा इंडिया पे तो इंडिया का मित्र हो जाएगा और चाइना का शत्रु। अब नेपाल चाइना में ज़्यादा प्रॉफिट देखेगा तो इंडिया का शत्रु और नेपाल का ओ सॉरी चीन का मित्र हो जाएगा, ठीक है। इसे मध्यम कहा जाता है, यानी बीच का फ्रेंड, ठीक, जो अपने फायदे के लिए इधर उधर डोलता रहता है, ठीक है, दोनों सीमाओं में लगातार। इसमें किसी का भी शत्रु या मित्र हो सकता है। वह इन दोनों में से किसी के भी पक्ष के साथ संधि कर सकता है या तोड़ सकता है संधि। मान लो आज नेपाल को इंडिया के साथ प्रॉफिट दिखा, संधि कर ली, कल को चाइना के साथ दिखेगा, उसके साथ संधि कर लेगा, इंडिया के साथ शत्रुता कर लेगा। फिर जो राज्य विजु गिशु और उसके शत्रु की सीमाओं से पार हो और ना तो स्वभाव इन दोनों से हो, किसी का शत्रु हो सकता है और ना किसी का मित्र हो सकता है। मान लो इंडिया और नेपाल मतलब नेपाल का या चीन से झगड़ा मतलब विवाद है और उसका कोई और जैसे दूसरा कोई स्टेट है उससे दूर कोई राज्य है, मान ले अमेरिका है, तो ठीक है, उस वो दूर है, या तो उसको फ़ायदा दिखेगा तो मित्र बनेगा, नहीं दिखेगा तो कोई शत्रु तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बात वो बताई गई है कि मान लो कोई विजु गिशु राज्य से शत्रु की जो सीमा से पार हो, मतलब दूर हो कोई स्टेट, ठीक है, और दोनों ही दुश्मन देशों से दूर हो, तो वो उसमें से किसी का शत्रु हो सकता है और ना ही किसी का मित्र हो सकता है, ठीक है। उसे उदासीन कहा जाता है। वो अकेला ही अपना प्रॉफिट के लिए जिएगा। वही उतना अच्छा या अपने विवेक से किसी भी राज्य के साथ संधि कर सकता है या तोड़ सकता है, मतलब अपनी इच्छा से भाई इंडिया के साथ व्यापार करना है आ जाओ संधि कर लो, नहीं करना चाइना के साथ करना चाइना से साथ कर लो। इस तरह विजु गिशु उसके मित्र शत्रु, ठीक है, ये इस तरह विजु गिशु उसके मित्र शत्रु मध्यम उदासीन के सहयोग से चार समूह या मंडलों का निर्माण करते हैं। पहले में स्वर्ण विजु गिशु, पहले उसमें चार मंडलों का निर्माण करते हैं। पहले में क्या है, इसमें स्वर्ण है जो विजु गिशु है, विजी गिशु है, उसका मित्र और उसके मित्र का मित्र सम्मिलित होते हैं। मतलब अगर मेरा कोई दोस्त है उसका भी कोई दोस्त है, उसका भी कोई दोस्त होगा, उसका भी कोई दोस्त है, तो सभी आ जाओ, सारे दोस्त हैं हम, ठीक है। दूसरे वाले में है, इसमें विजी गिशु का शत्रु, शत्रु का मित्र और शत्रु के मित्र का मित्र शामिल होता है। यानी मेरा दुश्मन कोई लड़का है या कोई देश है, उसका कोई दोस्त होगा, उसका कोई दोस्त होगा, उसका कोई दोस्त होगा, दोस्त का दोस्त होगा, ठीक है, वो सारे मेरे शत्रु होंगे, ठीक है। इसमें मध्यम और इसका मित्र और उसके मित्र का मित्र शामिल है। मध्यम में मित्र का मित्र, मित्र का मित्र शामिल हो जाते हैं। इसमें उदासीन मतलब उदासीन जो दूर वाले होते हैं मित्र, इसका मित्र उसके मित्र का मित्र शामिल हो जाता है, ठीक है। इन चारों मंडलों के सहयोग से बाहरी राज्य मंडल की रचना होती है, क्योंकि प्रत्येक मंडल में तीन तीन राज्य आते हैं, इसलिए बाहरी राज्य मंडल में 12 राज्य आते हैं। इसमें 12 प्रवृत्तियां कहा जाता है, ठीक है, प्रकृतियां कहा जाता है। कौटिल्य शक्ति के समय अंतर्राष्ट्रीय नीति के बारे में बात करते हैं। इसमें साम दाम दंड भेद शामिल है। वह युद्ध की इन 6 नेशन ऑफ षड्यंत्र की विवेचना का विस्तार करते हैं, ठीक है। इसी में क्वेश्चन में ही अंतरराज्य संबंध अटैच करके पूछता है। अगर अलग पूछेगा तो अलग कर देना, अगर अलग पूछा तो शॉर्ट में पूछेगा अंतरराज्यीय संबंध, ठीक है। वरना
अगर लेंथ में पूछेगा तो वो पूछेगा कि भैया अंत राष्ट्रमंडल सिद्धांत और अंतर्राज्यीय संबंध में उसकी विवेचना कीजिए, उसके बारे में बताइए। तो ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के बारे में बताते हैं कौटिल्य, ठीक है, जिसमें साम दंड भेद शामिल है। संधि, संधि कौटिल्य के अनुसार किसी भी राज्य के लिए संधि करने के लिए करने की नीति का उद्देश्य अपने शत्रु राज्य की शक्ति को नष्ट करना, स्वर्ण को बलशाली बनाना होता है। संधि कर लो और ताकतवर हो जाओ और दुश्मन राष्ट्र पे धावा बोल दो। उसके अनुसार शत्रु से भी उसे समय संधि कर लेनी चाहिए जब शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है, और स्वर्ण को सफल तथा शत्रु को निर्बल करने के लिए, यानी ऐसे समय में भी संधि कर लेनी चाहिए। मान लो कोई दुश्मन है मेरा, अगर लगता कि मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा यार, अब ये तो मुझे भी मार सकता है, थोड़ा भय हो, तो चल यार दोस्त बना लेते हैं थोड़ा कुछ करके, तो ऐसे में संधि कर लेनी चाहिए। कुछ समय प्राप्त करना आवश्यक हो। कौटिल्य के अनुसार संधि कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है। दूसरा है विग्रह। विग्रह का अर्थ है युद्ध। विग्रह का युद्ध, युद्ध से जीत लो ससुरे को। इस नीति का अनुगमन राजा को तभी करना चाहिए जब राजा शत्रु को निर्बल देखे, स्वर्ण उसकी युद्ध व्यवस्था ठीक हो, यानी स्वर्ण उसकी युद्ध व्यवस्था ठीक हो। कहने का मतलब है विग्रह में कि युद्ध की नीति कब अपनानी चाहिए राजा को, जब देखे सामने वाला कमजोर है, निर्बल है और मैं बहुत स्ट्रोंग हूं, तो आक्रमण कर दो भाई। अपनी शक्ति के बारे में पूर्ण अवसक हो राजा को कि भाई मेरी शक्ति बहुत है, मैं इसे जीत जाऊंगा, ठीक है, तब अपनानी चाहिए। विग्रह नीति का अनुसरण करने के पूर्व राजा के द्वारा राजमंडल के मित्र राज्यों की सहायता प्राप्त कर लेनी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यानी विग्रह यानी युद्ध करते समय करने से पूर्व राजा के द्वारा राजमंडल के जो मित्र राज्यों का सहायता प्राप्त कर लेना चाहिए, यानी जो मेरे दोस्त हैं और स्टेट है जो पावरफुल है उनकी सहायता प्राप्त कर लेता हूं, उसके बाद इसको तोड़ूंगा, ठीक है। विग्रह नीति अपनाते हुए शत्रु के ऊपर आक्रमण करके राज्य की भूमि के भागों को तुरंत अपने अधीन कर लो, कब्जा कर लो, लूट लो, ठीक है। यान, यान का भी मतलब होता है आक्रमण, आक्रमण कर दो सैनिकों। इस नीति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राजा अपनी स्थिति को दृढ़ देखे और ऐसा प्रतीत हो कि आक्रमण के मार्ग को अपने बिना शत्रु को वश में करना संभव नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे आक्रमण को, ये राजा को कब आक्रमण करना चाहिए, दूसरे में जब देख लेना चाहिए कि सामने वाला मान नहीं रहा, भाई ये नहीं मानेगा, इस ससुरे को मार पीट से ही समझाना पड़ेगा, आक्रमण कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, अपने आप ही वश में आ जाएगा, तब ये अपनाना चाहिए जब वो सामने वाला ना माने। विग्रह और यश में मात्र स्टार का ही भेद है, यानी विग्रह से कुछ आगे है यान और, ठीक है। आसन, जब विषु गिषु और शत्रु समान रूप से शक्तिशाली हो तो राजा के द्वारा आसन अथवा तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए। आसन की नीति अपनाते हुए राजा के द्वारा शक्ति अर्जन और निरंतर चेष्टा करनी चाहिए, यानी सामने वाला जब जब सब पावर वाला हो, देखो सामने वाला बहुत पहलवान बंदा है भाई, ये नहीं ऐसे हार मानेगा, तो क्या करना चाहिए, अपने आप को बलवान दिखाओ, अपने आप को ऐसा दिखाओ कि मेरे से बड़ा कोई योद्धा ही नहीं है, ठीक है। शक्ति अर्जन करो, ठीक है, उसमें उसको भय में लाओ एकदम, ठीक। अब आता है पांचवा है संयश, संश्रय, संश्रय, संश्रय है, संश्रय का अर्थ है बलवान का आश्रय लिए जाने से, यानी मान लो कोई देश है, मैं तो जीतना चाहता हूँ लेकिन भाई मुझे और पावर की जरूरत है उस देश को जीतने के लिए, तो क्या है, अब मेरे जो राजा राजा मतलब बलवान है उसको जीतने के लिए मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अपने दोस्तों को बोलूंगा भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, बंधु हो, आ जाओ, सारे देश तो जो दो देश होंगे मेरे हित, मेरे मित्र होंगे, आ जाओ तुम भी, युद्ध अपनी सेना ले आओ मेरे लिए, मुझे ये जीतना है, उसके बाद मैं तो भाई जीत के रहूंगा, फिर आक्रमण कर दूंगा उस पर, ठीक है। यदि राजा शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता, साथ ही यदि वह अपनी रक्षा करने में ही असमर्थ हो तो उसे बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है वह शत्रु से अधिक बलशाली हो। कहने का मतलब हो
मैं भाई जिस राजा की सहायता ले रहा हूँ वो पहले से ही बलशाली हो। ये नहीं कि शत्रु के सामने जाते ही पिटते फिर रहा हो, ये नहीं, ऐसे बलवान हो। ठीक है। मान लो मैं बलवान नहीं हूँ, उससे कमजोर पड़ रहा हूँ, मेरे सामने वाला बहुत बलवान है, तो मैं ऐसे बंदे को ले आऊंगा कि भाई उससे तुमसे भी बढ़िया बलवान बंदा है। अब हम दो बंदे हो गए, बलवान तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो गए, अब हम दोनों ही तुम्हें कूटेंगे। तो यही बात इसमें कही गई है कि आश्रय का अर्थ है बलवान का आश्रय लिया लेना। ठीक है, ताकतवर को अपने साथ मिला लो यदि राजा शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रख पाता है तो। यदि अपनी रक्षा करने में असमर्थ है राजा, तो बलवान को ले आओ सामने वाले को उड़ाने के लिए। ठीक है। वध्यति भाव। ठीक है। द्विवेदी भाव की नीति से कौटिल्य का आशय है कि एक राज्य की प्राति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह की नीति को अपनाने से है। जब अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेने और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता हो तो द्वैत नीति अपनानी चाहिए। मान लो चाइना से मुझे लड़ना है भैया, पाकिस्तान से मुझे लड़ना है, तो भाई इसमें द्वै भाव की नीति अपनाऊंगा, सामने वाले को बोलूंगा भैया तू भी साथ दे, इसको उड़ा देते हैं। ठीक है। लड़ने की आवश्यकता तो द्वै भूति यानी एक से सहायता ले लूंगा, भाई कुछ सेना वना दे दे, फाइटर वाइटर प्लेन दे दे मुझे, मैं सामने वाले पे जा रहा हूँ आक्रमण करने। ठीक है। बस बंदूक बंदूक लेटेस्ट दे दे, बस इसको मारना है मुझे। एक से सहायता लेना, दूसरे पे आक्रमण करना। ठीक है, द्वैत भाव कहलाता है। ये क्वेश्चन यही समाप्त हो गया। अब आता है कौटिल्य का दंड सिद्धांत, ये अगला क्वेश्चन है। कौटिल्य का दंड सिद्धांत क्या कहता है? प्राचीन भारतीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था में दंड की भांति एक महत्वपूर्ण पहलू था, क्योंकि समाज में सदाचार और न्याय की स्थापना के लिए दंड प्रावधान आवश्यक माना जाता है, तथा दंड के विषय में प्रचलित विचार कौटिल्य का मत है, क्योंकि दंड से ही न्याय दिया जा सकता है। मान लो किसी के साथ बुराई हो गई है तो सामने वाले को कैसे लगेगा कि मुझे न्याय मिला है? जब दूसरे जिसने बुराई किया उसको दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, तभी तो। ठीक है। कौटिल्य के अनुसार राजा कौटिल्य के अनुसार राजा द्वारा प्रजा को सही रास्ते पर लाने के लिए दंड तो जरूरी है, औचित्य से ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम। कहने का मतलब है राजा अगर मान लो गलत राज्य सॉरी जनता अगर मान लो प्रजा जो है वो गलत रास्ते पे सिद्धांतों पे जा रही है, तो राजा को दंड के सहायता से वापस ले आओ, उसको सही सिद्धांत पे, सही धर्म निष्ठा पे ले आओ। ठीक है, गलत रास्ता हटा के सही रास्ते पे ले आओ। अब दंड देते समय राजा एक बात ध्यान रखे, ना ज्यादा होना चाहिए और ना कम दंड, जो उचित है वही दंड दे दो उन्हें। राजा को सोच समझकर दंड उचित का निर्णय लेना चाहिए, ये नहीं किसी को कोई भी दंड दे दिया, नहीं, सोचो समझो इसको क्या दंड दिया जा सकता है वो निर्णय लो आप, क्योंकि आप राजा हो। कौटिल्य दंड के बारे में सामान्य सिद्धांत का पालन नहीं करते। कहने का मतलब जो सामान्य सिद्धांत है ना कि सभी के लिए एक ही दंड रखी जाए, एक ही, तो मान लो किसी को एक ही पहले प्राचीन में क्या, फांसी दी जाए, सबको फांसी दे, चोरी कर लिया फांसी दे जाओ, बकरी चुरा ली फांसी दे जाओ। ठीक है ना, भैंस दूसरे की चुरा लाई फांसी दे दो। ठीक है। ऐसा नहीं कि सब हर गुनाह के लिए एक ही, नहीं ऐसा नहीं, हर गुनाह के लिए अलग अलग सजा। ठीक। महिलाओं और बच्चों के कमजोर स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनके लिए अपेक्षाकृत कम दंड की व्यवस्था की, यानी महिलाओं और जो बच्चे होते हैं उनके लिए भाई कम दंड की व्यवस्था की, और इस संबंध में वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेदभाव का भी किया गया है। कौटिल्य का मानना है कि दंड, ठीक है, कौटिल्य का मानना है कि जो दंड है वो अपराध के अनुकूल होना चाहिए, और दंड को अपराध के लिए व्यवस्था और परिस्थितियों की उचित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। मान लो जो अपराध है, जो दंड है वो अपराध के अनुकूल, मतलब चोरी किया तो चोरी के हिसाब वाला दंड होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लो हत्या किया तो हत्या वाला दंड होना चाहिए। ठीक है। हर अपराध के लिए अलग अलग दंड होना चाहिए। ठीक है। और उस स्थिति और उस परिस्थिति के उचित ज्ञान होना चाहिए उस राजा को जो दंड दे रहा है, कि मैं इस किस बिना पर इसको दंड दे रहा हूं और क्या मैं कह रहा हूं। ठीक है। कौटिल्य ने अपराधियों के लिए 3 प्रकार के दंड प्रदान किए, सार दंड, आर्थिक दंड और जेल। ठीक है ना, कौटिल्य का मानना है या तो साकार दंड दो इसे, या आर्थिक दंड दो, आर्थिक दंड में वही पैसे उसे देना पड़ता है, या तो जेल भेज दो। ठीक। शारीरिक दंड में कोड़े मारना होता है, हाथ पैर उल्टा लटका दो, हाथ पैर बांध के सले को उल्टा सीधा मतलब उल्टा लटका दो, ससुरे को उल्टा लटका दो, बहुत बदमाशी कर रहे हैं। ब्राह्मण और उच्च वर्ग के अपराधियों को उल्टा लटका कर
माथे पर आपराधिक निशान लगा देते थे, सर के मतलब माथे पे एकदम लीलार पे ऐसे, अपराधी है ससुरा ये। हाथ बांधकर उल्टा लटका कर दंड दिया जाना चाहिए, ठीक है, हाथ बांध दो उल्टा लटका दो और मारो धड़ाधड़ कोड़े। गंभीर आरोप के लिए मृत्यु दंड ना हो इसके लिए इंतजाम किए गए थे, ठीक है। मौद्रिक दंड को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस दंड, ये 3 हैं जो मौद्रिक यानी आर्थिक जो दंड थे। प्रथम साहस दंड का जुर्माना 48 पण, पण का मतलब होता है सिक्के जो प्राचीन समय में चल रहे थे उनको पण कहते थे, ठीक है। 48 पण से 96 पण होनी चाहिए प्रथम साहस दंड में। मध्यम साहस दंड का जुर्माना 200 पण से 500 पण, और उत्तम साहस का जो दंड का जुर्माना होता था वो 500 पण से 1000 पण का सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, ठीक है। कौटिल्य द्वारा सख्त दंड की व्यवस्था की गई और ऐसा किया जाना चाहिए था। अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग राशि के जमाने का प्रावधान किया गया था। जमाने का मतलब भाई जो तुमने किया उसके हिसाब से, जो जो अपराध तुमने किया है उसके हिसाब से तुम्हारी सजा दी जाएगी, जो तुम्हें जुर्माना लगेगा, ठीक है। भौतिक दंड के रूप में जंग छिलवाने, कोड़े मारने, उल्टा लटकाना आदि का दंड व्यवस्था किया गया, जो धर्मशास्त्र की प्रवृत्ति में अमानवीय प्रतीत होता है लेकिन ये दिया जाता था, ठीक है। दंड नीति के क्या उद्देश्य रहे हैं? प्राचीन भारत के पारंपरिक राजनीतिक शास्त्र को दंड नीति की संज्ञा दी जाती थी। दंड की समुचित प्रयोग दंड नीति का मूल मंत्र था। दंड उसे व्यक्ति का प्रतीक था जिसके बल पर राज की स्थापना की जाती थी और उसे पर अपना नियंत्रण कायम रखा जाता था। कौटिल्य ने भी प्रस्तुत संदर्भ में दंड नीति शब्द का प्रयोग किया है और इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है। कौटिल्य ने दंड नीति के 4 उद्देश्यों का विवरण दिया है, ठीक है। 4 उद्देश्य बताएं। पहला है अल्पबद की प्राप्ति। अल्पबद का मतलब होता है जो कुछ अपशिष्ट है, मतलब जो कुछ बचा हुआ है परंतु प्राप्त नहीं हुआ है उसे कैसे प्राप्त किया जाए, मतलब जो कुछ मुझे यार ये चीज बच गया है यहाँ पे, अब इसे प्राप्त कैसा किया जाए, वो आता है अल्प अबध, ठीक है, की प्राप्ति। लब्ध का परीक्षण, जो कुछ प्राप्त कर लिया है उसकी रक्षा कैसे की जाए, ठीक है। तीसरा है रक्षित का विवर्धन, जिसका रक्षा की गई उसमें बढ़ोतरी कैसे की, मैं कैसे सामान को बढ़ोतरी क्यों इसकी रक्षा के लिए, ठीक है। विवर्धन का सूत्रपात्रों में विभाजन कैसे किया, यानी जो बढ़ोतरी की गई है, बढ़ा है सामान, उसे उपयुक्त पात्रों में वितरण कैसे किया जाए, ठीक है। जो राज्य दंड नीति के इन उद्देश्यों की पूर्ति करता है उनका यश चारों दिशाओं में फैलता है। प्रस्तुत दंड नीति का अर्थशास्त्र के उद्देश्यों के सिद्धांत का साधन मान सकते हैं। दंड राज्य की शक्ति का प्रतीक है। नीति यह निर्देशित मिलता है कि शक्ति का प्रयोग न्यायपूर्ण होना चाहिए। अब आता है कौटिल्य और मैकियावेली की तुलना। ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। कौटिल्य और मैकियावेली की तुलना की विवेचना कीजिए, समझाइए कैसे ये दूसरों की तुलना है, ठीक है। कौटिल्य की विचारधारा के सर्वाधिक समीप यदि किसी पाश्चात्य विचारक को रखा जाता है तो वह निश्चित रूप से मैकियावेली है, ठीक है। इन दोनों विचारकों की समानता के कारण ही यदि कुछ विचारक कौटिल्य को मैकियावेली का अग्रदूत कहते हैं तो कुछ क्या कहते हैं भारत का मैकियावेली कौन, कौटिल्य है। दोनों ने प्रमुखता शासन कला का निरूपण किया है और व्यवहारिक राजनीति पर बोल दिया है, राज दर्शन के सिद्धांत पर नहीं, ठीक है। वास्तव में दोनों ने ही राज्य की सुदृढ़ता तथा उसके विस्तार की दृष्टिकोण को सोच पर लिखा है, राज्य की वास्तविकता पर लिखा है। कौटिल्य का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र और मैकियावेली का द प्रिंस संबंधित शासकों तथा राजनीति के मार्गदर्शन का ग्रंथ है। दोनों विचारकों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य धर्म और नैतिक विश्व
दृष्टिकोण के संबंध में है। राजनीतिक क्षेत्र के संबंध में दोनों ही विचारकों का दृष्टिकोण है। श्रेय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी साधन उचित हैं, यानी जो लक्ष्य है उसके जो प्राप्ति की जो उसके साधन सभी उचित हैं। उसके मतानुसार राजनीति में सभी कुछ विद्यमान है और अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए विरोध को किसी भी उपाय के समाप्त कोई सुनिश्चित नहीं था। दोनों राज्य के संरक्षण के लिए नैतिक नियमों के बंधन में अवश्य नहीं मानते हैं। मतलब जो राज्य है उसके जो नैतिक संरक्षण है, राज्य का नैतिक संरक्षण अगर संबंध है, दोनों राज्य के संरक्षण के लिए नैतिक जो नियम है उनके बंधन को नहीं मानते हैं। वो लोग आवश्यक नहीं मानते, जरूरत नहीं है। राज्य की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते। राजनीति में आवश्यकता के अनुसार छल कपट विश्वासघात और नैतिक दृष्टि से जंघन्य समझने जाने वाले अन्य सभी कार्यों का समर्थन करते हैं वो। ठीक है, राज्य को कैसे भी सुरक्षित रखो। कौटिल्य के ने आंतरिक प्रशासन तथा वैदिक ग्रंथों के संचालन के विषय में अनेक भूतपूर्व उपाय अपनाने का परामर्श दिया है। बलवान राजा से रण क्षेत्र में हार जाने पर उन्होंने क्या किया, कौटिल्य ने, जो बलवान राजा से अगर रण क्षेत्र में हार जाओ, पराजित हो जाओ, तो राजा जो हार चुका होता है ना, विजय राजा का प्रभाव किन भूतपूर्व उपाय से करें, मतलब जो जीता हुआ राजा है और मैं हार गया हूँ तो उसका उपाय कैसे किए उसके बारे में निर्देश देते हैं। कि कहते हैं कि विजय राजा पर विष का प्रयोग यानी जहर का प्रयोग कर उपाय करो कि हारे हुए राजा की गुप्तचर यानी गुप्तचर व्यवस्था को भेज दो रानी के पास, कि उनकी दासियों को धन का लाभ दे दो। ठीक है, जो विजयी राजा है उनकी रानी से मिलो, रानियों से दासियों से मिले, दासियों से, और विष का वो दे, धन का लाभ दे दो कि भाई रानी को सेट करो। माध्यम से रानी का विष जमा कर राजा को ऐसी औषधि लगाने के लिए मजबूर करे कि भाई राजा एक बार में ही खत्म हो जाए। यह औषधि प्रकार से विभिन्न मिश्रित की जाए कि रानी द्वारा लगाए जाने का राजा का अंत हो जाए, पूरी तरह खत्म हो जाए। ठीक है, गुप्तचर से निपटवा दो। मैकवली ने राजा को सफलता प्राप्त करने के लिए अनैतिक उपाय अपनाने का परामर्श दिया है। उसके अनुसार राजा को ऊंचे दर्जे का बहरूपिया होना चाहिए, ढोंगी होना चाहिए। ये मैकविली कहते हैं राजा के बारे में। शत्रु को मारकर उसके लिए आंसू बहाने चाहिए, झूठा मूठा आंसू बहाए। उसे ऊपर से यह दिखाना चाहिए कि वह दया धार्मिक सच्चा वचनों का पालन करने वाला है, परंतु उसकी मानसिक रचना ऐसी होनी चाहिए कि वह आवश्यकता पड़ने पर कुर्ता धर्म और नीति अनीति के सभी कार्य कर सके। ठीक है, ऐसे काम कर दे कि अरे सर जी मार दिया मैंने इसको तो बहुत पछतावा हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो रहा हो, ऐसे राजा की बात करते हैं मैकवेली। ये दोनों ही विचारक दृढ़ राष्ट्रवादी और अपने अपने देश की एकता स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। मतलब कटिबद्ध है। कौटिल्य ने एक विशाल राष्ट्र स्थापित करने के लिए दृष्टि से अर्थव्यवस्था की रचना की और मैकियावेली ने इटली की एकता स्थापित के लिए नरेश की रचना की, यानी कि द प्रिंस की रचना की। ठीक है, दोनों ही अपने अपने देश को विदेशियों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए पत पतराशील थे। ठीक है, दोनों ने अपने अपने देश के अनुभव के आधार पर लिखा है तथा दोनों अपने अपने देश के मुख्य राजनीतिक पदों पर आसीन थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त जो कौटिल्य थे उन्होंने चंद्रगुप्त का महामंत्री था तथा मैकियावेली लगभग 15 वर्षों तक इटली का प्रधान सचिव और यूरोप के अनेक देशों में राजदूत रहा है। ठीक, दोनों ने इतिहास के माध्यान पर समान रूप से बोल दिया है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में अनेक स्थानों पर भूतकालीन राजाओं का उदाहरण देते हैं। मैकियावेली ने अपनी मान्यताओं में पुष्टि रोमन के प्राचीन इतिहास से करता है। ठीक, दोनों राजा और राज्य को अधिक महत्व देते हैं और वीर पूजा में विश्वास करते हैं। दोनों के आदर्श विश्व विजेता का शासन रहा है। मैकियावेली का संपूर्ण विचारक है, जो वो दर्शन केवल राजनीति से ही संबंधित है, किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ना केवल राजनीति यानी जो संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन किया गया है। ठीक है, इसमें कौटिल्य वाले में अर्थशास्त्र में राजनीति के साथ साथ अर्थशास्त्र मनोविज्ञान कामशास्त्र मंत्र शास्त्र आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ सम्मिलित हैं अर्थशास्त्र में, लेकिन मैकियावेली में सिर्फ राजनीति से संबंधित चीजें लिखी गई हैं। अर्थशास्त्र स्वर्णगिरणीय सर्वकालीन सर्वदेशिक कृति है और कौटिल्य का मानव जीवन का ध्यान ज्ञान में काली की अपेक्षा बहुत अधिक सूक्ष्म गहन और विस्तृत है। कौटिल्य के दर्शन में नैतिकता की वैसी अपेक्षा नहीं की गई है जैसे कि केवल
दर्शन में हुई है। मैकियावेली के दर्शन का मूलभूत उद्देश्य राज्य की सुरक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन करना था, जबकि कौटिल्य के उद्देश्य के व्यापक राज्य का तथा शासन का प्रतिपादन करना था। ठीक, अब आता है गुप्तचर। ठीक है, कौटिल्य द्वारा गुप्तचर है, गुप्तचर व्यवस्था। ठीक, प्राचीन भारत में राज्यों और विदेशों के अंतरिक्त जानकारी के लिए गुप्तचर का मतलब होता है आज के समय में रो, आईएसआई। ठीक है ना, जो गुप्तचर होते हैं रो, आईएसआई, ठीक है, इनको पहले गुप्तचर कहा जाता था, अब इन्हें रो, आईसीआई कहते हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान में आए थे, इंडिया में रो, और भी देशों की रो होगी। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था। अब प्राचीन समय में, कौटिल्य के समय में कैसी थी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस में पूछा गया था क्वेश्चन। प्राचीन भारत में राज्यों और उस देशों के अंतरिक्त जानकारी के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति किया जाता था। मतलब खुफिया जानकारी करना कि सामने वाला स्टेट क्या कर रहा है, मेरा दुश्मन क्या कर रहा है, उसकी जानकारी लगाओ, उसके सेना के बारे में इकट्ठा करके लाओ, सारी चीज़ें इकट्ठी करके लाओ, उसकी जानकारी। ठीक है, ये गुप्तचर का काम होता था। राज्य के शासक को अनेक अधिकारियों एवं जनता की भागीदारी की सूचना गुप्तचर उपलब्ध कराते थे। ठीक है, उसके अतिरिक्त समीपवर्ती राजाओं की अंतरिक्त सूचनाओं को भी ये अपने सम्राट तक पहुंचाने का कार्य करते थे। यानी जो खुफिया षड्यंत्र राजा रच रहे होते हैं ना, उनको गुप्तचर कैप्चर कर लाते थे। ठीक है, जैसे कि आज रॉ पाकिस्तान वालों की मारते हैं ना, कुछ भी पाकिस्तान वाले करेंगे और रॉ भैया करना चाहे बहुत मारेंगे तुमको, वही वाला काम यहाँ पे है पहले। ठीक है, अगर कोई षड्यंत्र राजा बना रहा है, कोई देश बना रहा है, तो गुप्तचर सारी सूचनाएं राजा तक पहुंचा देते थे। कौटिल्य ने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था का होना आवश्यक माना है। उसने 4 व्यवस्था का संगठन एवं उसके अनुसार कार्य संचालन का स्पष्ट वर्णन किया है। अर्थशास्त्र में मुख्य 9 प्रकार के चरों का उल्लेख मिलता है गुप्तचरों का। ठीक है, कपटिक, कपटिक का मतलब होता है रहस्यों को कैसे वश में पते ले, कपट पता नहीं, कपट से कैसे एक दूसरों को भय में डाल दे। ठीक है, लोगों के गुप्त रहस्यों का पता लगाने वाला। ठीक है, वाचल, विद्यार्थी का कपटी वेश बनाए रहने वाला यानी कपटिक कहलाता था। यह मंत्री के संपर्क में रहने वाला गुप्तचर होता था। इसका मुख्य कार्य राजा और मंत्री के विरुद्ध राज्य में किए जाने वाले अकल्याणकारी कार्य, मतलब जो राज्य के खिलाफ किए जाने वाले का पता लगाकर मंत्री को उन कार्यों और परिस्थितियों में अवगत कराता था। ठीक है, मतलब उसी में वेशभूषा बना के राज्य में घूमता था कि कौन राज्य में ही रह के राजा की वाट लगाना चाहता है। ठीक है, उसकी जानकारी मंत्री को देता था। उदार स्थिति, उदार स्थित, उदार स्थित उस गुप्तचर को कहा जाता था जो बुद्धिमान, पवित्र आचरण वाला और सन्यासी वेश धारण किए रहता था। वह व्यापारियों और पशुपालन के धंधे वालों के साथ सन्यासी बनकर रहता था एवं तटस्थ संबंध समाचार राजा तक पहुंचाता था। उदार, स्थिर और कृषक नामक गुप्तचर राष्ट्र में नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, ग्रहपतिक, ग्रहपतिक कृषक वेशधारी गुप्तचर यानी जो कृषि के वेश में रहते थे गुप्तचर, ग्रहपतिक, ग्रहपतिक कहलाता था। कृषक वर्ग को अपने राजा के अनुकूल बनाए रखना उनका मुख्य कर्तव्य था। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्र में की जाती थी। वैदेहक, वैदेहक, ठीक है, वैदेहक गरीब व्यापारी वेश धारण करने वाला गुप्तचर वैदेहक होता था। यानी गरीब होगा, व्यापारी होगा, ठीक है ना, उसे वैदेहक। ठीक है, ये बुद्धिमान एवं पवित्र हृदय वाले होते थे। इसका काम व्यापारिक वर्ग को राजा के अनुकूल बनाए रखना था। ठीक है, व्यापारियों को राजा के अनुकूल बना दो, व्यापारियों के आचरण व्यवहार तथा उसके दैविक जीवन को संबंधित घटनाओं को सूचना दे दो। ठीक है, अब है तापस, जटाधारी वेश धारण करने वाले चर को तापस कहते हैं।
बाल बांध के शिव शंकर की तरह एकदम जटाधारी बना के एकदम रहते थे, उसे तापस कहते थे। कभी कभी ये सिर मुड़वाए भी रहते थे, टकले घूमते थे ये कभी कभी। नगर के आसपास ही अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ रहते थे, सूचना इकट्ठा करना इनका मुख्य कार्य था। ठीक है। स्त्री स्त्री जो गुप्तचर हस्तरेखा का ज्ञात, मायावी, वशीकरण, तंत्र मंत्र आदि का जानकार होता था, उसे स्त्री कहते थे। स्त्री, ठीक है, स्त्री नहीं, स्त्री। काम शास्त्र और गीत नृत्य से निपुण चर भी स्त्री कहलाते थे। इन्हें पक्षियों की बोली को भी समझने की कला की जानकारी होती थी। ठीक है। तीक्ष्ण तीक्ष्ण शक्तिशाली व सूरवीर व्यक्ति जो जोखिम वाले कार्यों से घबराता नहीं था, दक्षिण गुप्तचर कहलाता था। ये जानवरों से भी अपनी रक्षा करना जानता था, यानी जंगलों में रहते थे। रसद, ठीक, रसद है। रसद गुप्तचर बेहद क्रूर व्यक्ति होता था, जिसका किसी अपनों पर भी स्नेह नहीं बरसता था। ये आलस से भरे दिखते थे। ठीक है। रसद। भिक्षुकी भिक्षुकी भी चर का कार्य सम्मिलित करती थी। ये गरीब, विधवा आदि होती थी। ये बातचीत और सेवा भावना से दक्ष होती थी और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती थी। उपरोक्त 9 प्रकार के चरों के 2 वर्गों में विभक्त किया गया था, जो अभ्यंतर एवं ब्रह्मचर के नाम से जानते थे। यानी अभ्यंतर का मतलब अंदर स्टेट के, और ब्रह्म का मतलब स्टेट से बाहर, ठीक है, साम्राज्य से बाहर वाले से जानते थे। अभ्यंतर से उसे कहते जो अधिकारी आदि वर्गों के यहाँ सेवा कार्य करते थे। ठीक है। गुप्त रीति से अनेक दैनंदिन जीवन का पता लगाते थे, और बाहरी चर सेवक का काम ही करता था, और राजकीय कर्मचारियों के भेद का पता लगाता था कि राज्य में क्या कर्मचारी। ठीक है। वर्णित प्रत्येक प्रकार के चर अलग अलग संस्था का होता था। इन संस्थाओं के अनेक अधिकारी होते थे, और चर अपने समाचार को उन तक पहुंचाते थे। चर यानी गुप्तचर विभाग के संकेतित लिपि का प्रयोग करते थे, यानी संकेतों से बात कर लेते थे कि भाई यहाँ ये खतरा है, नहीं ये ठीक है। संकेतित लिपि का प्रयोग करते थे, जिसे उस विभाग के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति नहीं समझ सकते थे। ठीक है। कौटिल्य के अनुसार राजा को केवल एक ही चर की कही बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कम से कम एक समाचार की पुष्टि 3 चरों तक होनी चाहिए। सत्य समाचार नहीं लाने वाले चर को गुप्तचर से दंडित करना एवं पदच्युत कर, मतलब पद से हटा देना, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। चर जनसंख्या के संचालन के लिए खुफिया प्रशासन विभाग था। गुप्तचर विभाग एक विशेष सेवाओं के रूप में संगठित था। इसका अपना अलग मंत्री होता था। ठीक है। महामंत्रापरश अथवा महामंत्रापरश गुप्तचर विभाग 2 शाखाओं में विभक्त था। संस्था तथा संचार यानी कि घूमने फिरने वाले कर्मचारी में विभक्त था। ठीक। संस्था शाखा के अंतर्गत छात्र, साधु, गृहस्थी, व्यापारी, सन्यासी आदि के वेश में स्त्री, तीक्ष्णा, रसद, भिक्षुकी आदि काम करते थे। इसकी पहली शाखा के कर्मचारियों का वेतन के रूप में 1000 पर्ण और दूसरी शाखा को 500 पर्ण मिलता था। यूनानी वृत्तांतों में इन्हें ओवासरियस कहा जाता है। ठीक है। इस पद पर सर्वाधिक विश्वास पात्र लोग नियुक्त किए जाते थे। ठीक। अशोक के स्पष्ट अभिलेख से प्रतिवेद भी गुप्तचर भी श्रेणी में आते हैं। चर सभी वर्णों के लोगों के से भी भांति मिले जाते थे। इनकी मदद से देश में अपराध रोका जाता था और प्रशासन व्यवस्था में बड़ी सहायता मिलती थी। शासन के प्रत्येक विभाग पर चर विभाग की दृष्टि रहती थी, मतलब शासन पे सभी विभागों पे गुप्तचर याद रखते थे। ग्रह भूमि से भी चरों के साथ ले जाया जाता था। शत्रुओं के देश में भी गुप्तचरों को भेजे जाते थे, मतलब दूसरे देश में भेज दो उनकी जानकारी ले आओ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और दूतों के अधीन भी विदेशों में गुप्तचर चलाए जाते हैं। ये लेक्चर, ये यूनिट यही खत्म होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।